हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हमारा टॉपिक होना है टाइप्स ऑफ मेंस-रिया। बेसिकली ये मेंस-रिया का पार्ट 2 है, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें वो है आपका सबसे पहले इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव में क्या फर्क है। बेसिकली अगर इन तीनों में फर्क समझे तो इनमें एक जरा सा फर्क ये है कि इनके डिग्री का फर्क है। डिग्री का मतलब यानी कि अगर मान लीजिए कोई कहता है कि मैंने इंटेंशन के साथ काम करा है, तो यानी कि उसकी इंटेंशन जो है, जो उसके सोचने का है, 100% है। और नॉलेज क्या है, इससे कम डिग्री है, इंटेंशन से थोड़ा कम होता है। और रीजन टू बिलीव इन दोनों से बाकी सबसे कम होता है, लीस्ट होता है। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा मे और शैल। इंग्लिश में मे और शैल पढ़ते हैं, तो उसमें मे और शैल में क्या फर्क है। मैं अगर मान लीजिए मैं कहूँ आई विल कम कहता हूँ, तो इट मीन्स यानी कि चांसेस है कि आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता। और अगर मैं कहता हूँ आई शैल कम, तो इट मीन्स मेरे चांसेस ज्यादा है। तो बेसिकली इनमें तीनों में ज्यादातर ये फर्क है कि चांसेस का फर्क होता है और पॉसिबिलिटीज का फर्क होता है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस आपने वर्ड सुने होंगे, इंटरलिंक सुने होंगे, बट इनमें लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? रेकलेसनेस में क्या होता है, नॉट थिंकिंग अबाउट पॉसिबल डेंजर्स, यानी कि आपने पॉसिबल नहीं है कि आपने जो आने वाला जो डेंजर है, जैसे कोई भी गलत चीज होने वाली है, उसकी मेरे को थिंकिंग नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आपने अपने केयरफुल नहीं रहते, आप अपनी ड्यूटी ब्रीच कर देते हैं। इसे हम जब एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। फिर हमारा ऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली, हमें आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि ऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली में क्या है। फिर हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड फ्रॉडुलेंटली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंशन क्या कहता है? दिस इज एक्सप्लिट स्पष्ट एंड कंसाइज डिजायर टू कमिट डेंजरस और इलीगल एक्ट। यानी कि अगर आपके इंटेंशन क्लियर है किसी भी काम को करने के लिए, कि जैसे मान लीजिए मेरा इंटेंशन है कि मैं एक बंदे को गोली मारूंगा, ठीक है, और मैंने उसे गोली मार दी। ये यहां पर क्या, मेरे इंटेंशन जो है कि जो चांसेस है वो 100% है। यानी कि मेरी जो मेंसरी है या जो मेरा दिमाग है वो 100% है कि मेरे को करना ही करना है ये चीज। और यहां पर आपने देखा होगा एक्सप्लिसिट है, यानी कि स्पष्ट रूप से। कंसाइज सचेत, मतलब यानी कि पूरे कंसाइंस के साथ मैंने उसे मारा है, पूरी सोचे समझे, आपने ये वर्ड सुना होगा, सोचे समझे तरीके से मैंने उसे गोली मारी है। तो यहां मेरे इंटेंशन के चांसेस 100% है। पर नॉलेज में ऐसा होगा नहीं, नॉलेज में आपका इंटेंशन से थोड़ा सा कम रहेगा और रीजन टू बिलीव में सबसे कम रहेगा। फिर जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। ए कट्स डाउन अ ट्री, ए ने एक आपका ट्री काटा, किस इंटेंशन के साथ? इस इंटेंशन के साथ कि वो डिसऑनेस्टली का मतलब यानी कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान। टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट, यानी कि जेड का वो ट्री ले जाएगा। उसने, ये एक ट्री था, ठीक है, उसने उसके ट्री को काटा और ट्री को काट के वो अपने साथ ले गया, किस इंटेंशन के साथ? कि मैं उसका नुकसान करूंगा। Here, as soon as A has served the tree in order to such a taking, he was committing theft. तो यहां पर उसने theft करा, यानी कि उसने जो काटा, पेड़ काटा, तो उसके क्लियर इंटेंशन थे, यानी कि सोचा समझे तरीके से। तो सोचे समझे वाली तरीके से अगर समझे तो यहां पर क्या मतलब होता है, इंटेंशन, यानी कि उसके 100% चांसेस थे और वो उसने वो काम किया। नेक्स्ट है हमारा नॉलेज। अब नॉलेज क्या होता है? नॉलेज मतलब होता है अवेयर, यानी कि आप अपने एक्ट के लिए अवेयर हो कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। जैसे आप अपने कोई एक्ट करते हो तो उसमें आप क्लियर है कि अवेयर है कि मैं ये काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, भीड़ में मैं गोली चला देता हूं, तो जो मेरी गोली चलाने का तरीका है वो किसी के भी लग सकता है। तो मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसे ऐसे किसी की अंधाधुंध गोलियां चलाई तो किसी के तो लगेगी गोली। तो यहां पर क्या नॉलेज है मुझे, पर इंटेंशन नहीं थी मारने की, यानी कि मेरी सोचे समझी तरीके नहीं थे, पर मेरा जो एक्ट था वो मुझे पता था कि इस एक्ट से ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप, मैं बंदूक लेता हूँ, बंदूक लेके मैं लोगों के बीच में चलाने लग जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी किसी ना किसी को तो गोली लगेगी। तो पर मुझे किसी को पर्टिकुलर पर्सन को मारने का इरादा नहीं था और गोली लग गई। जैसे आपने वो मिर्जापुर सीरीज देखी होगी, मिर्जापुर में वो क्या होता है, वो जो मुन्ना भैया होते हैं वो गोलियां चलाने लग जाते हैं भीड़ के बीच में और वो एक दूल्हे को लग जाती है। तो यानी कि उन्हें पता था कि अगर मैं ऐसे किसी को गोली चलाऊंगा, तो नॉलेज थी उन्हें कि किसी ना किसी को लग सकती है, क्योंकि गोली आप ऐसे चला रहे हो वो भी लोडेड पिस्टल, तो किसी ना किसी के तो लग सकती है। पर उनके वहां इंटेंशन नहीं थी, बात को समझिए, यहां पर इंटेंशन नहीं थी वहां पर उनकी, यहां पर उन्हें नॉलेज थी कि ऐसे में गोली चलाने से
कोई ना कोई मर सकता है, तो वहां उन्हें नॉलेज थी। तो यानी कि इंटेंशन से अगर इसका फर्क देखा जाए तो लेस चांसेस होते हैं, लेसर चांसेस, यानी कि लेसर पॉसिबिलिटीज होती है, इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं होती एज कंपेयर टू इंटेंशन के साथ। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। A lays a stick and turf over a pit with the knowledge that the death is likely to be caused that। अब क्या होता है कि मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मैं गड्ढा खोदता हूँ, उसमें कुछ कीले वीले डाल देता हूँ और उसको ऐसे बना देता हूँ कि वो एक जमीन लगे, यानी कि उसके नीचे आपने देखा होगा कि कोई ट्रैप लगा दिया, ट्रैप में क्या करा मैंने, कीले लगा दी और गड्ढा खोदा, उसके अंदर कीले डाल दी और ऊपर से जमीन को सपाट कर दिया कि कोई गिरे और उन कीलों से वो लग के मर जाए। अब मान लीजिए एक आदमी आता है, वो उन पे गिर जाता है और वो उसके लग जाती है, अब वो मर जाता है। तो यहाँ पर मुझे नॉलेज थी कि अगर मैं ऐसे कोई गड्ढा खोदूंगा और उसके अंदर कीले डालूंगा तो मुझे नॉलेज था कि कोई ना मर सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, नॉलेज थी मुझे मेरे एक्ट के लिए कि जो मैं करने जा रहा हूं उसकी मुझे नॉलेज थी कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब है हमारा रीजन टू बिलीव। इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके कुछ एक्ट होते हैं, आदमी से समझा जाता है, एक समझदार आदमी से समझा जाता है कि वो ये काम करेगा। अब मान लीजिए मुझे किसी ने प्रोवोक करा, किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं उसको गाली देने पे मैं किसी को चाकू तो नहीं मार सकता, ज्यादा अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप उसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे, आप उसे चाटा मार दोगे, ये कर दोगे। पर मान लीजिए मैंने उसे मार दिया तो मुझे पता था कि मेरा रीजन था। ये प्रूडेंट मैन की, एक प्रूडेंट मतलब यानी कि एक जेंटलमैन की आप सोच नहीं सकते कि वो किसी को मार सकता है, वो भी इतने से छोटे एक्ट के लिए। गाली देना एक छोटा सा एक्ट है जिसको अगर आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया, उसमें बहुत ज्यादा गंदी गाली दी है तो आप उसे चाटा वाटा मार सकते हो। तो रीजन टू बिलीव कहता क्या है, रीजन टू बिलीव कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग। थिंग का मतलब यहां पर उसका एक्ट यानी कि कोई क्राइम, ठीक है। थिंग का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्राइम। इफ ही सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, अगर उसे सफिशिएंट कॉज है, यानी कि सफिशिएंट है मतलब उसको पता है कि ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कॉज टू बिलीव दैट थिंकिंग बट नॉट अदरवाइज। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक आदमी आता है मेरे घर, मेरा रिश्तेदार है और उसके खून से सने हुए हैं, उसके जो कपड़े हैं वो खून से सने हुए हैं। अब यहां पर क्या होता है, मैं उसे आके शरण दे देता हूं, मैं कहता हूं आ जा चल मेरे घर बैठ जा, मेरी मौसी का बेटा है। अब मैंने उसे आके अपने घर में बिठा लिया, ठीक है, यानी कि मैंने उसे पनाह दी है। अब क्या होता है, इतने से बेस पे मुझे पुलिस उठा के ले जाती है। पुलिस वाले, अच्छा मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं कि वो किसका मर्डर करके आया, क्या नहीं करके आया, ना मुझे पता कि वो मर्डर करके आया क्या करके आया, बट उसके कपड़ों पे खून था। तो जब आप एक बात सोचिए, अगर किसी के कपड़ों पे खून लगता है तो आप एक ये भी सोच सकते हैं या तो उसको किसी ने मार दिया होगा, या ये किसी को मारकर आया है, या कोई चोट है, या कुछ भी एक, आप सबसे पहले आपको थिंकिंग होगी कि पता होगा कि ये कुछ करके आया है। तो अब ये जो करके आया है इसी को हम कहते हैं रीजन टू बिलीव, यानी कि उसके कपड़ों से पता चल रहा है कि ये कुछ तो हुआ है। तो यही बात कहता है। अब इस सेक्शन में देख, सेक्शन 212 क्या कहता है, सेक्शन 212 कहता है हार्बरिंग ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि आपने किसी ऑफेंस के प्रिपरेटर को यानी कि एक्यूज को आपने हार्बर करा, यानी कि उसको आपने शरण दी है। Whenever an offense has been committed, कोई ये ऑफेंस तभी माना जाता है whoever harbor और conceal, यानी कि किसी बंदे को पनाह देता है या छुपाता है, कहां पर, अपनी शरण के अंदर। रीजन टू बिलीव, इस रीजन टू बिलीव से या तो नॉलेज है उसे कि वो करके आया, यानी कि वो क्राइम कर आया, उसे पूरा पता है, उसके ने उसे बताया, या उसे रीजन टू बिलीव है, यानी कि उसे लगता है कि हाँ उसके एक्ट से पता चल रहा है ये कुछ कर आया। बी ऑफेंडर विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीमिंग इन फ्रंट ऑफ लीगल पनिशमेंट, यानी कि उसे फिर पनिशमेंट मिलेगी। अब जैसे समझिए, इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। इंटेंशन, कोई काम इंटेंशन के साथ हो रहा है तो यानी कि 100% चांसेस है। कोई काम नॉलेज के साथ हो रहा है तो यानी कि इससे कम है, आप लगा सकते हैं 60 या 70% चांसेस है। कोई काम अगर रीजन टू बिलीव के साथ हो रहा है तो यानी कि आपका 40% है। कितनी, ये परसेंटेज ऐसा कोई लिखा हुआ परसेंटेज नहीं है, पर ये इससे यानी कि हायर डिग्री इंटेंशन, लोअर डिग्री नॉलेज और सबसे छोटी रीजन टू बिलीव, ये चीज। अब इन्हें पढ़ाने का मतलब क्या है, इन्हें पढ़ाने का मतलब है कि जब हम मर्डर वाले या ऐसे कोई पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये उनका क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी का इंटेंशन के साथ मर्डर करा है, नॉलेज के साथ मर्डर करा है, तो आपको हायर डिग्री पनिशमेंट मिलती है, ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मिलती है। कोई अगर आपने कम इंटेंशन के साथ करा है और आपसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हो गया तो आपको उसे कम सजा मिलती है। तो ये टॉपिक उनके लिए ज्यादा मेन है जो अभी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारा जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सारे इंटेंशन, नॉलेज और उनके ऊपर है। जैसे हमने इससे पहले वाली सीरीज में पढ़ा था एक्सेप्शंस ऑफ द मेंस रिया, तो जब हमने एक्सेप्शंस ऑफ द मेंस रिया पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, यही कि मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी किसी भी ऑफेंस में इंटेंशन वर्ड, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, ये वर्ड्स मिलते हैं, नेग्लिजेंस,
या आपका फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली फंड मिलते हैं, तो यानी कि उसमें हमें मेंसरिया प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मेंसरिया प्रूफ करा तभी सजा है। अगर हमने मेंसरिया अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो हमें सजा नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, मेरे कुत्ते ने किसी आदमी को काट लिया, और जब मेरे कुत्ते ने किसी आदमी को काटा तो अब उसमें देखा जाएगा कि मेरे इंटेंशन थी, नेग्लिजेंस थी। मान लीजिए मेरी नेग्लिजेंस थी, तभी मुझे सजा मिलेगी, अदरवाइज मुझे सजा नहीं मिलेगी। अब है रेकलेसनेस। देखिए रेकलेसनेस का मतलब क्या है? रेकलेसनेस इज अ डिसीजन टू कमिट अ सर्टेन एक्शन डिस्पाइट नोइंग अबाउट द एसोसिएटेड रिस्क। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन कॉजिंग इंजरी व्हाइल द ड्राइविंग ड्रंक। अब मान लीजिए आप दारू पी के कोई गाड़ी चलाते हैं। आप जब शराब पी के गाड़ी चला रहे तो आपको पता है कि मैं दारू पी के मेरी नींद लग सकती है, कुछ हो सकता है, ये मर सकता है आदमी। तो आपने देखिए, एक बात मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक केस था, जैसे कि एक आदमी है, एक ये बस ड्राइवर है। ये बस ड्राइवर की आंख लग जाती है, गाड़ी चलाते चलाते आंख लग जाती है और उसकी वजह से एक आदमी मर जाता है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी आंख लग गई, और आपकी आंख लगते लगते सामने एक आदमी लड़का आ रहा था, वो मर गया। ठीक है, तो क्या आपके हिसाब से ये रेकलेसनेस होगी या नेग्लिजेंस होगी? तो आंसर है नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस माना जाएगा। अभी मैं बताता हूं क्यों नेग्लिजेंस माना जाएगा। और मान लीजिए यही ड्राइवर, सेम ड्राइवर शराब पी के गाड़ी चला रहा था, यानी कि इसे पता था। वही बात है, इसमें भी डिग्री का फर्क है। रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस में पता है, एक डिग्री का फर्क है, एक स्टेट ऑफ माइंड का फर्क है। कि रेकलेसनेस में क्या है कि ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है कि आप किसी को पता है कि आपके एक्ट की वजह से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। पर नेग्लिजेंस में क्या, ब्रीच हो गया, यानी कि आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ काम नहीं करा। जो ड्राइवर था उसकी आंख जब लग गई तो ये उसकी नेग्लिजेंस ड्यूटी थी, पर अगर वो शराब पी के गाड़ी चला रहा हो और वो किसी को मार देता है तो वो रेकलेसनेस में आ जाता है आपका। अब इसे नेग्लिजेंस के थ्रू पढ़ते हैं कि नेग्लिजेंस क्या होता है। नेग्लिजेंस मींस दिस इज द mildest form of the criminal culpability. A person commits negligence when she fails to meet a reasonable standard of behavior. यानी कि मान लीजिए, जैसे आपको इस ऑफेंस से बताते हैं 304 यानी कि इसमें मतलब होता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी कि किसी की डेथ हो गई आपके नेग्लिजेंस की वजह से। जैसे कि मान लीजिए एक कोई आपका डॉक्टर है, डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करता है तो क्या गलती से वो उसके कोई गलत सर्जरियन ऑपरेशन करके इन्फेक्शन रह जाता है, तो ये उसकी नेग्लिजेंस थी, यानी कि उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है। उसकी इंटेंशन नहीं थी यहाँ पर कि किसी उसको इन्फेक्शन हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, बट उससे ये नेग्लिजेंस हुआ क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया, यानी कि उसने अपने एक्ट को केयरफुली काम नहीं करा। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि यानी कि अपने एक्ट को केयरफुली ना काम करने को ही हम नेग्लिजेंस कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हूएवर कॉजिंग द डेथ, यानी कि 304 में क्या है, आपका डेथ होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है ऑफ एनी पर्सन डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंस, यानी कि किसी के रैश या नेग्लिजेंस की वजह से, एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कल्पेबल होमोसाइड। जब हम कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में फर्क पड़ेंगे तब इसका टॉपिक है। शैल बी पनिश, उसे इतने इतने साल की सजा मिलेगी। इसे डिफरेंस बिटवीन से पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन में कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए, अगर कोई एक्ट आपका रेकलेसनेस है तो रेकलेसनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि ये एक आपका स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि स्टेट ऑफ माइंड मतलब यानी कि सोच से रिलेटेड है। वेयर अ पर्सन डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन विद कंसाइसली डिसरिगार्डिंग एनी रिस्क स्टीमिंग सच एक्शन, यानी कि वो जो करता है उसे अवेयर होता है, यानी कि वो अपने एक्ट के लिए क्या होता है, अवेयर होता है कि वो एक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूं और किसी को ठोक देता हूं, तो मुझे पता है कि मेरे शराब पी के मुझे बेहोशी सी होने लगेगी, मैं अपने एक्ट में काम नहीं रहूंगा, मेरे नर्वस सिस्टम पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, मेरे हाथ और पैरों पे मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसी एक्ट कर रहा हूं कि जिससे मैं खुद प्रॉब्लम को न्योता दे रहा हूं। बट नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आप ड्यूटी ब्रीच कर देते हैं। जैसे कि नेग्लिजेंस रेफर टू द फेलियर टू टेक प्रॉपर रीजनेबल केयर, यानी कि आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड केयर नहीं लिए। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है जैसे जो आपका ऑपरेशन करते वक्त उसे चेकअप करने। एक अंशुल अरोड़ा मर्डर केस वाली मूवी थी, उसमें क्या होता है कि बच्चा पहले कुछ खाने से ऑपरेशन होने से पहले वो कुछ खा लेता है, तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो ये चीज देखे कि उसने जो खाना वो खाली पेट है या नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, बच्चा कोमा में चला जाता है, डॉक्टर चेक नहीं करता कि उसने खाया या नहीं खाया, और वो सीधा ऑपरेशन करने बैठ जाते हैं। उसमें कोई एक टेस्ट होता है जो आपको टेस्ट करना पड़ता है सर्जरी से पहले, पर बच्चा क्या करता है, कुछ खा लेता है, वो डॉक्टर टेस्ट नहीं करता कि इसने कुछ खाया या नहीं खाया। उसकी वजह से आपका ऑपरेशन गलत हो जाता है और बच्चा कोमा में चला जाता है। तो ये उसकी नेग्लिजेंस थी, यानी कि उसका काम नहीं करा, यानी कि उसने जो डॉक्टर ने कहा टेक प्रॉपर एंड रीजनेबल केयर नहीं करा था, फेल हो गया था वो अपने प्रॉपर टेक केयर करने में। और लॉस टू अनदर पर्सन, जिसकी वजह से किसी पर्सन को लॉस हो गया, यानी कि हार्म हो गया, इंजरी हो गई, सेक्शन 44। एंड इंडिविजुअल नॉट अवेयर, यानी कि देखिए इसमें अवेयर नहीं होता
जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक आदमी था वो बस चलाते चलाते सो गया। अब एक बात बताइए, अगर कोई सो जाता है, जैसे अब कोई ड्राइवर है, तो नींद आने से पहले तो उसे थोड़ा सा पता चल जाता है कि उसे नींद आने वाली है, तो वो क्या करेगा, वो अपने साथ वाले ड्राइवर को कहेगा यार तू आके गाड़ी चला ले। तो यानी कि उसने, आप खुद सोचिए, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं और मैं सो गया, तो ये मैंने क्या करा, मैं सो गया, फेलियर, फेलियर क्या, मेरा काम क्या था, टू टेक ए प्रॉपर रीजनेबल केयर, मुझे रीजनेबल केयर लेनी चाहिए थी कि अगर मेरी आंख लग गई और पीछे इतने सारे बंदे बैठे हैं, कोई आगे भी आ सकता है, मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो ये मेरा नेग्लिजेंस एक्ट हुआ था। पर अगर मान लीजिए मैं ही वही दारू पी के गाड़ी चला रहा हूं, तो क्या होगा, आपका रेकलेसनेस होगा। इसमें आपका पर्सन अवेयर होता है, इसमें पर्सन अवेयर नहीं होता। यानी कि अगर आपका एक्ट अगर रैक बोला गया तो इट मींस यानी कि आपको सजा हायर मिलेगी, और अगर नेग्लिजेंस बोला गया तो आपको सजा थोड़ी कम मिलती है। इसलिए यह पढ़ना जरूरी है। अब है हमारा डिसऑनेस्टी, ये बहुत जरूरी है। डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि डिसऑनेस्टी को अगर हम आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, तो आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो इस डिसऑनेस्टी का मतलब होता है यानी कि एक पर्सन का फायदा दूसरे का नुकसान। मान लीजिए मैं किसी की चीज को चोरी करता हूं, तो मेरा तो फायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, हमें इंग्लिश डिक्शनरी के मतलब से नहीं पढ़ना। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another, यानी कि एक पर्सन का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, to another person is said to be do a thing is dishonestly। जैसे आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसकी पनिशमेंट आपके 406 में है। इस सेक्शन में होता क्या है, मान लीजिए मैं अपनी कुछ चीज, मैंने अपनी गाड़ी अपने दोस्त को दी और कहा अपने पास रख ले, मैं कुछ टाइम बाद आके तेरे से ले जाता हूं। मान लीजिए वो मेरी चीज वापस नहीं कर रहा, तो वो चोरी नहीं कहलाई जाएगी, वो क्या जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि मैं उसे अपनी कोई चीज खुद देकर आया ट्रस्ट के बेस पे कि तू मेरी चीज को संभाल ले, पर उसने मेरे ट्रस्ट को ब्रीच करा और वो चीज अपने यूज में ले ली, या वो मेरी चीज वापस नहीं दे रहा। जैसे कि आपने डॉरी 498A के केस में देखा होगा, आपने ज्यादातर देखा होगा 498A के साथ 406 जरूर लगती है। 406 का में ज्यादातर लेडीज ये एलिगेशंस लगाती हैं कि मैंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी इनको दी थी और इन्होंने मुझे वो वापस नहीं की, मेरी सास ने या मेरे बेटे ने, मेरी सास ने या मेरे पति ने ये मेरी वापस चीज नहीं करी। यानी कि मेरी जो भी सामान था, चाहे गोल्ड था चाहे कुछ भी है, प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मेरी वापस नहीं करी। तो 406 का ऑफेंस तब बनता है जिसकी पनिशमेंट 406 में और 405 में। अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं किसी का सामान लेके वापस नहीं करता, तो मैंने क्या किया, अपना फायदा किया, दूसरे का नुकसान किया। ठीक है, तो यही आपका डिसऑनेस्टी का मतलब होता है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली में आपका डिसेप्शन होना बहुत जरूरी है, डिसीट करना जरूरी है। यानी कि फ्रॉडुलेंटली में दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक डिसीट, दूसरी चीज आपकी, एक डिसीट, दूसरी आपकी इंजरी। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी आपका एक्ट फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। A person is said to do a thing fraudulently if he does a thing with intention to defraud but otherwise। यानी कि उसने जो डिफ्रॉड करा, यानी कि इसमें मेन क्या है, डिफ्रॉड करना। डिफ्रॉड का मतलब होता है, यानी कि डिफ्रॉड जो है वो दो वर्ड से मिला के बना हुआ है। एक आपका होता है डिसीट, डिसीट मींस इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट। मान लीजिए मैंने एक घोड़ा है, उस घोड़े को मैंने किसी को बेच दिया और ये कह के बेच दिया कि ये घोड़ा जो है वो बहुत फिट है और इसे कोई बीमारी नहीं है, तो यानी कि मैंने कोई चीज मिसप्रेजेंट कंसील करी है। यहां पर मैंने क्या करा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करा है उसकी बीमारी से रिलेटेड, तो ये मैंने क्या करा, डिफ्रॉड करा है। जब भी हम डिसीट, कोई एक्ट को हम डिसीट तभी कहेंगे जब उसमें कोई कंसीलमेंट होगी या मिसरिप्रेजेंटेशन होगी। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अपने आप को एक कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट वो कहता हूं, मैं प्रेजेंट करता हूं कि मैं इस कंपनी का सीईओ हूं और मैं उस कंपनी में चपरासी हूं, तो मैंने यहां क्या करा, डिसीट करा है, सामने वाले को फ्रॉड करा है। फ्रॉड कैसे करा, अपने आप की प्रेजेंटेशन छुपा के, 419 का केस बनता है वो अलग है। पर यहां पर मैंने क्या करा कि फ्रॉड करने के इंटेंशन से, डिसीट उसको इंजरी करने के इंटेंशन के साथ, क्योंकि डिफ्रॉड जो होता है वो दो वर्ड को मिला के बनता है, एक होता है डिसीट प्लस एक इंजरी, इन दो वर्ड को मिला के बनता है डिफ्रॉड। और डिफ्रॉड के लिए और डिसीट होने के लिए दो चीजें जरूरी है, क्या, कंसीलमेंट एंड आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। पे आप देखो, और ये दोनों में फर्क क्या है, कि आप कंसीलमेंट में कोई चीज छुपाते हो, मिसरिप्रेजेंट में आप किसी चीज को प्रेजेंट गलत तरीके से करते हो। दोनों में चीज को छुपाना है। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैंने अपना छुपा दिया तो ये कंसीलमेंट हुआ, और अगर मैंने कोई इस पेन को, ये है पेन आपका किसी कंपनी का, एक्स कंपनी का, और मैंने इसे जेड कंपनी का बोल के बेचा, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट एज पर द आईपीसी, इंजरी शुड बी। और देखिए इस डिफ्रॉडली जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनेगा, डिसीट को बनेगा, और डिसीट जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बनता है आपका एक
फ्रॉडलेंटली जो है वो आपका एक बनता है डी फ्रॉड से, और डी फ्रॉड जो बनता है वो दो वर्ड से बनता है। एक आपका बनता है डिसीट से प्लस इंजरी से। दिशांक पिक अप अ चेक, वैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। दिशांक पिक अप एक चेक लिया मैंने किसी का, जो ओम ने साइन करके दे रखा था, ठीक है। मान लीजिए एक चेक है जिसपे पहले से ओम के साइन हुए हैं, ओम के साइन करा हुआ सिग्नेचर वाला एक ब्लैंक चेक था। उसमें अमाउंट मैंने खुद अपने आप भर दी, उसमें अमाउंट मैंने अपने आप भर दी, मतलब ब्लैंक चेक था, उसमें अमाउंट मैंने भर दी 5 लाख रुपए। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने आपका उसके साथ फ्रॉड करा है। फ्रॉड क्यों करा है? क्योंकि वो जो चेक था उसे मैंने प्रेजेंट ऐसे करा कि वो मेरा चेक है। यहां पर मैंने मिसप्रेजेंटेशन प्लस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करी है, यानी कि इसमें मैंने अपना नाम भरा और अमाउंट भर दिया। तो ये दोनों चीजें हो गई, डिसीट भी हो गया, इंजरी। और क्या इंजरी करने के लिए? ओम को इंजरी करने के लिए। अब है डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडलेंटली। देखा जाए तो यूजुअली जनरल सेंस में देखा जाए तो दोनों में फर्क नहीं है, पर आईपीसी में इनका दोनों में बहुत फर्क है। जैसे कि द वर्ड डिसऑनेस्टी मींस टू डिसीट, इन आईपीसी डिसऑनेस्टी इंक्लूड्स इंटेंशनल एक्ट, यानी कि मान लीजिए इंटेंशनल एक्ट को डिसऑनेस्टी इंक्लूड करता है, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल कॉज। बट अगर हम दूसरी फ्रॉडलेंटली की बात करें तो डिसीट एंड इंजरी इज एसेंशियल, यानी कि इसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मैं किसी का कुछ लॉस करता हूं, ये किसी के साथ मैंने मिसचीफ करा। मिसचीफ का मतलब मैंने उसके सामान को तोड़ दिया। तो यहां पर मैंने क्या करा, अपना कोई गेन भी नहीं करा, कोई लॉस भी नहीं करा, मतलब मैंने उसका सामान को बस तोड़ दिया, या ये सोच के कि इस सामान को मैं अपने तरफ यूज करूंगा। मैंने उसका चीज चुरा ली, और जब मैंने उसकी चीज चुराई तो मैंने अपना गेन करा, उसका लॉस करा, पर मैंने यहां पर कोई चीज छुपाई नहीं है, मतलब मैंने उसकी कोई चीज को कंसील नहीं करा या उनसे मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया। तो ये अगर मैंने किसी चीज को कंसील नहीं किया और आपका मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया, तो इट मींस मैंने वो आपका डिसऑनेस्टली करा है। और अगर मैंने ये दोनों चीजें करी है, कंसील भी करी है और मिसरिप्रेजेंटेशन भी करी है, तो मैंने डिसऑनेस्टली करा है, सॉरी फ्रॉडलेंटली करा है। अगर ये दोनों कंसीलमेंट और आपका मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों चीजें करी है, तो मैंने ये चीज को क्या करा, आपका फ्रॉड करा है, उसके साथ फ्रॉडलेंटली करा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो हमारी आगे की वीडियोस आएंगी वो आएंगी बेयर एक्ट से रिलेटेड। बेसिकली आप इसलिए अपना बेयर एक्ट लेके साथ बैठिए। अब हमारा बेयर एक्ट चलेगा, आगे क्लासेस का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। अगर आप हमारी नोट्स की पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। और अगर आपको हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।